हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। हम आज पढ़ेंगे फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड्स की बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने क्रैग और पैडॉक की थ्योरी पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे डेवार और उनके कोवर्कर्स ने जो दूसरा सजेशन दिया इनके स्ट्रक्चर के लिए, वह डिस्कस करेंगे। इन लोगों का विश्वास है कि दोनों ही DXZ और DYZ कक्षक जो है पाई बंधन में भाग लेते हैं। उन्होंने दोनों कक्षों को मिश्रित करके दो नए कक्षक प्राप्त किए जो पड़ोसी नाइट्रोजन परमाणु की ओर अभिविन्यसित रहते हैं। एक कक्षक एक नाइट्रोजन के P कक्षक से तथा दूसरा मिश्रित कक्षक दूसरे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है। इसके फलस्वरूप एक फास्फोरस यद्यपि दोनों ओर नाइट्रोजन परमाणुओं से पाई बंध बनाता है, लेकिन ये पाई कक्षक इन तीनों यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन पर डिलोकेलाइज नहीं रहते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का P कक्षक दोनों ओर से फास्फोरस के समान ज्योमेट्री के कक्षकों से अतिव्यापन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बना आणविक कक्षक इन तीनों PNP कक्षक पर स्थानीकृत रहता है। इस सुझाव के अनुसार पाई कक्षक जो है तीन परमाणुओं के खंडों पर इस तरह विस्थानीकृत रहता है कि प्रत्येक फास्फोरस परमाणु पर एक नोडल पॉइंट उपस्थित रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये 3 नोडल पॉइंट है प्रत्येक फास्फोरस परमाणु पर। जबकि पहली वाली व्यवस्था में क्या था कि पूरी ही रिंग में एक नाइट्रोजन पर ही नोडल बिंदु माना गया था। दोनों ही सजेशंस या तर्क के पक्ष में कुछ कुछ बिंदु पाए गए हैं। अतः किसी एक सुझाव को पूर्ण तरह त्याग कर दूसरे को एक्सेप्ट करना इट्स डिफिकल्ट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एप्लीकेशंस। इनकी उपयोगिता क्या है? फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड्स में फास्फोरस नाइट्रोजन श्रृंखला के कारण बहुत से ऐसे गुण आ जाते हैं जिनके कारण ये बहुत ही यूटिलिटी वाले कंपाउंड्स हो जाते हैं। लेकिन PCl बंध बहुत ही रिएक्टिव होने के कारण वायुमंडलीय अवस्था में इनका अन्य यौगिकों में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण इनकी उपयोगिता लिमिटेड रह जाती है। तथापि अति उच्च श्रृंखला वाले फास्फोनाइट्रिक पॉलीमर्स में PCl बंध की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त Cl परमाणुओं के विस्थापन से फास्फोरस पर ऐसे समूह स्थापित कर सकते हैं जिससे प्राप्त पदार्थ की यूटिलिटी बढ़ जाए। इस प्रकार फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड की तो बहुत ही लिमिटेड यूटिलिटी है, लेकिन ये अन्य फास्फोरस पदार्थ के निर्माण में एज ए प्रारंभिक पदार्थों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इन अभिक्रियाओं में क्लोरीन का अन्य समूह द्वारा आंशिक रूप से पूर्ण या फिर पूर्ण रूप से डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हो जाता है। इन अभिक्रियाओं में क्लोरीन का स्थान बड़े तथा जल विरोधी हाइड्रोफोबिक R समूह द्वारा लिए जाने पर प्राप्त जो पदार्थ है वह पदार्थ कैसा हो जाता है? जल अपघटन के प्रतिरोधी हो जाने से उपयोगी हो जाता है। हाइड्रोफोबिक श्रृंखलित फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड क्योंकि कम क्रियाशील होते हैं, इनसे प्राप्त जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो अधिक यूटिलिटी वाले हैं। इससे पहले PCl5 की इन एब्सेंस में त्रिलक और चतुर्लक, ट्राइमर और टेट्रामर को हम गर्म करते हैं उच्च श्रृंखलित बहुलक जैसे कि Cl2PN होल ट्वाइस, तो N की वैल्यूज होती है ग्रेटर देन 15,000। N की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? ग्रेटर देन 15,000, जिससे फिर विस्थापन द्वारा क्या बनाए जाते हैं? डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। ये यहाँ पे अभिक्रिया दी हुई है। Cl2PN होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस N NaOR gives RO whole twice PN whole N plus 2N NaCl। अब मेडिकल के क्षेत्र में इनकी क्या यूटिलिटी है?
क्योंकि फ्लोरोएल्किल समूह द्वारा प्रस्तावित कुछ बहुलक फ्लोरोएल्किल यानी कि CF3CH2 होल ट्वाइस PN होल N, अगर इनको हम प्रतिस्थापित कर दें हैं तो ये इतने अधिक वाटर रिपेलेंट या जल प्रतिकर्षित हो जाते हैं कि ये लिविंग टिश्यूज से क्या नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते हैं, और इसलिए इनको हम आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स या आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के निर्माण में प्रयुक्त कर सकते हैं। ETOCCH2 NH होल ट्वाइस PN होल ट्वाइस, ये बहुत धीमी गति से हानि रहित उत्पादों में जल अपघटित होते हैं, अतः इनका उपयोग शल्य चिकित्सा के पश्चात लगाए जाने वाले टाँकों में, स्टिचेस जो लेते हैं ना ऑपरेशन के बाद, उनके धागों के निर्माण में इनका क्या कर सकते हैं, उपयोग किया जाता है। अब मेडिसिन में, औषधि विज्ञान में इनका क्या योग है? हमने देखा है कुछ बीमारियों के उपचार में औषधि की हम लगातार आवश्यकता होती है। औषधि द्वारा प्रतिस्थापित ऐसे फॉस्फेजिन बहुलक बना लिए जाते हैं जो धीमी गति से जल अपघटित होकर तंत्र को औषधि को मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए स्टीरॉयड तथा कैंसर रोधी अंश जो है सिस डाइक्लोरोप्लेटिनम को फॉस्फीन ढांचे से यदि जोड़ दिया जाए और बहुलक बना लिया जाए तो स्लो वाटर हाइड्रोलिसिस से ये तंत्र को औषधि देता रहता है, मतलब मेडिसिन छोड़ता रहता है तथा पीछे हानि रहित भाग इसका रिमेनिंग बचा रहता है। अब एज ए आर्टिफिशियल रबर के रूप में भी देखो कैसे काम में लिया जाता है। फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड को इनऑर्गेनिक रबर भी कहा जाता है, ये क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है और इन्हें खींचकर अपने मूल आकार की तुलना में कई गुना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जल अपघटन की प्रवृत्ति के कारण इनका कमर्शियल लेवल पर उपयोग नहीं हो सकता है। फिर भी क्लोरीन के स्थान पर अन्य समूह को विस्थापित कर देने से रबर के जैसे गुण वाले पदार्थ जो हैं प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फास्फोनाइट्रिक यौगिकों के अन्य बहुत से भी उपयोग पाए गए हैं, जैसे कि एक और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, नम्यता, जो -90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बनी रहती है, और दूसरा कठोर प्लास्टिक जैसे पदार्थ भी बनाए जा चुके हैं। उनसे जल प्रतिरोधी तंतु फाइबर्स भी बनाए गए हैं जो सूर्य के तेज प्रकाश से अप्रभावित रहते हैं और आग में जलते भी नहीं है। मोटर कार के उद्योग में प्रवाद से शॉक एब्जॉर्बर तथा कार्बोरेटर के निर्माण में भी इस श्रेणी के पदार्थों का उपयोग होने लगा है। That's all. Thank you.